morning, all of you. Let's start our 1000 most expected करंट अफेयर टॉपिक्स का अगला सीरीज। तो पहला टॉपिक है दोस्तों आज का जूनो ट्रांसप्लांटेशन। जूनो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है दोस्तों? पहले कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। पहले क्या था, अगर ह्यूमन ऑर्गन फेल्योर हो जाते थे या किडनी डैमेज हो जाते थे या किसी भी तरह का जो हमारे ऑर्गन की रिप्लेसमेंट की बात आती थी तो वो नहीं हो पाती थी। ऑलमोस्ट 20 से 35% जो लोग हैं वो ऑर्गन के डिफिजिट की वजह से मारे जाते थे। तो जापान वर्ल्ड की पहली कंट्री हो गई है जिसने जूनो ट्रांसप्लांटेशन है इसको मंजूरी दे दी है। ये क्या है कि ह्यूमन ऑर्गन को अब एनिमल के अंदर ग्रो किया जा सकता है स्टेम सेल के तौर पे और उसको वापस ह्यूमन में ट्रांसपोर्ट या ट्रांसप्लांट किया जा सकता है और वो ऑर्गन फुली फंक्शनल हो गए। पहले इसमें बहुत सारे बैरियर थे, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन के साथ ही वो ऑर्गन रिएक्ट कर जाते थे और ह्यूमन की डेथ हो जाती थी, इम्यून सिस्टम को वीक कर देते थे। बहुत सारे जेनेटिक डिजीज है जो जानवरों से ट्रांसमिट होकर इंसानों में आ जाते थे और इथिक्स भी एक प्रॉब्लम थी। बट जापान ने इसको फाइनली अप्रूव कर दिया है कि अब ह्यूमन के ऑर्गन्स को एनिमल में भी उगाए जा सकते हैं। इसमें एनिमल का एक एम्ब्रॉयड लिया जाता है, चाहे वो कैट हो, रैट हो, पिग हो या माउस हो। इन एम्ब्रॉयड सेल के साथ ह्यूमन का पुलिटरी पोटेंट सेल, जिसे आप नॉर्मल भाषा में समझे तो ये एक एम्ब्रॉयड स्टेम सेल होता है, उसको ह्यूमन बॉडी में इम्प्लांट किया जाता है और वो जो हमारा स्टेम सेल है वो डेवलप होता है जो हमारा ऑर्गन डैमेज हो गया है उसके जैसे, और इस तरह वो हमारे उस ऑर्गन को ठीक कर देता है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है भारत इमिशन स्टैंडर्ड 6 यानी कि BS नॉर्म 6 जो है मिनिस्ट्री रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे मिनिस्ट्री ने जो अप्रैल 2020 का डेट रखा था BSL 6 को लगाने का, उसका डेट बढ़ा के सितंबर 2020 कर दिया है। तो चलिए दोस्तों कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट स्टडी एक रिपोर्ट जारी करती है एयर पोल्यूशन पे और कहती है कि 10,000 से 30,000 लाइफ्स जो है पर ईयर ओनली दिल्ली में मर जाते हैं बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। और जो सफर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का एक प्रोग्राम है क्वालिटी मेजर करने का एयर पोल्यूशन का, वो कहती है जो 40% जो हमारे पोल्यूटेंट हैं इन्वायरमेंट में वो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की वजह से ही आते हैं। से नॉर्म्स इस BS6 में रखे गए हैं। तो BS6 का जो पहला है वो कहता है जो सल्फर का कंटेंट्स है 80% फ्यूल में, दैट इज 50 पार्ट्स पर मिलियन, उसको घटा के 10 पार्ट्स पर मिलियन कर देना है। और जो नाइट्रोजन का जो कंसेंट्रेशन है जो डीजल के लिए उसको 70% और पेट्रोल के लिए 25% तक कम करना है। ऑन बोर्ड डायग्नोसिस OBD ऑन बोर्ड डायग्नोसिस जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन हाईवे ने मैंडेटरी कर दिया है BS नॉर्म 6 में। जो क्या होता है दोस्तों, ये एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो सारे सेंसर्स के थ्रू इंजन्स को, कंट्रोल सिस्टम को, इमिशंस कंट्रोल सिस्टम को, सबको एक सॉफ्टवेयर के थ्रू कनेक्ट करती है और एक रियल टाइम इंफॉर्मेशन देती है कि आपकी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है और किस वजह से पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। दूसरा बात करते हैं रियल ड्राइविंग इमिशंस। रियल ड्राइविंग इमिशन ये भी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है दोस्तों। ये क्या होता है, अगर मान लीजिए आप रोड पे चल रहे हैं और आपको पता नहीं है कि आपके गाड़ी में कितनी पोल्यूशन हो रही है, तो ये एक टेस्टिंग मेजर है
जो पोल्यूटेंट का टेस्टिंग करती है, स्पेशली NOx का, और आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड के ऑन रोड टेस्ट करके आपको बता देती है कि आपकी गाड़ी से कहाँ कहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन है, कहाँ पे के कम पोल्यूशन हुआ। ये फर्स्ट टाइम यूरोप में शुरू किया था और इसकी बहुत पॉजिटिव एग्जाम्पल आए हैं दोस्तों। अब हम नेक्स्ट टॉपिक्स पे चलते हैं, बट उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं मैप से, फिगर से। दिल्ली जो है वो फर्स्ट स्टेट है जो ऑलरेडी 2 साल पहले इंट्रोड्यूस कर दिया था। अगर हम BSL 6 नॉर्म को अगर लगाना चाहते हैं तो हमें BSL 3 और 4 को ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसे ऐसा नहीं करेंगे तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ये सितंबर 2020 हो गया है, ये तो आपको पता है। और इसमें लेड का जो परसेंटेज है वो बिल्कुल हटा दिया गया है। जो हमारा BSL नॉर्म 6 में है, बिल्कुल 100% लेड की जो परसेंटेज है वो हटा दी गई है। और सुमित्रा चौधरी ने एक रिपोर्ट दिया था जिसने ये कहा था कि अगर हम ऑयल्स की प्राइस बढ़ा देते हैं तो हमारे जो पोल्यूशन एमिशंस है वो थोड़े कम हो सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ चलते हैं दोस्तों। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है 3 अलग-अलग चाय के बारे में, और वो कहाँ पाई जाती है, और ये बहुत ज़्यादा तीनों चाय इम्पोर्टेंट है। तो हम पहले बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की गोल्डन नीले चाय, जो मोस्ट एक्सपेंसिव चाय है। उसके बाद असम में गोल्डन बटरफ्लाई टी मिलती है, ये भी थोड़ी मोड़ी एक्सपेंसिव है। और उसके बाद त्रिपुरा में वाइट चाय बनाई जाती है। ये पत्तियों को थोड़ा मोल्ड रख के, थोड़ा प्री मेच्योर पत्ती तोड़ के और स्पेशल कंडीशन दे के इन चाय पत्ती की चाय बनाई जाती है। और इनकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है, जिससे इकोनॉमिकली उस स्टेट को हेल्प हो जाता है। अब अगले टॉपिक पे आते हैं दोस्तों, युवा यूथ स्किल इनिशिएटिव। यूनिसेफ ने इंडिया इंडिया के 3000 मिलियन, ऑलमोस्ट 30 करोड़ लोग इंडियन यूथ को एम्प्लॉय करने के लिए, स्पेशल स्किल देने के लिए, ट्रेनिंग, एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप के लिए, और स्पेशली जो हमारे जो चाइल्ड है, जो स्पेशली जो बहुत यूथ है, टीन एज में है, उनको प्री स्कूल और पोस्ट स्कूल गाइडेंस पहुंचाने के लिए, एडोलसेंट चाइल्ड के लिए, ये यूनिसेफ और इंडिया की नीति आयोग ने मिलकर ये इनिशिएटिव चलाया है, युवा यूथ स्किल। युवा यूथ स्किल जो इनिशिएटिव है, ये यूएन के यूथ पॉलिसी 2020-30 का एक पार्ट है, जिसके अंदर एक मूवमेंट चलाया जा रहा है वर्ल्ड में। उस मूवमेंट का नाम है ग्लोबल जनरेशंस अनलिमिटेड मूवमेंट। जो ग्लोबल जनरेशंस अनलिमिटेड मूवमेंट है वो यूएन की यूथ पॉलिसी 2020-30 का पार्ट है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेशन क्लीन आर्ट। पहले कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। जो आर्टिसंस के लिए जो ब्रश बनाए जाते हैं वो मंगूज के हेयर का ब्रश बनाया जाता है, और ये कॉस्टली होता है। इसी वजह से मंगू का जो इलीगल ट्रेड है और हंटिंग है बहुत बड़े तौर पे किया जाता है। इसी को रोकने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो बनाई गई थी, उसने एक इनिशिएटिव लिया है, ऑपरेशन क्लीन आर्ट, जो ऐसे क्रिमिनल जो इलीगल ट्रेड करते हैं उनको पकड़ेगी। और मंगू की बात करते हैं। मंगू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 2 और पार्ट 2 में आता है, और ये IUCN की रेड लिस्ट में लिस्ट कंसर्न की कैटेगरी में है। नेक्स्ट टॉपिक, एजेंडा फॉर COP 2025। जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है 25th UNFCCC की, जो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2019 में हुई है, उसको एक्चुअली होना था चिली में, बट वहाँ पे एक मास मूवमेंट की वजह से ये जो समिट है ये पोलैंड में करवाई गई, और इसका कोई भी कंक्लूजन नहीं निकला। इसमें सारे कंट्री, सारे पार्टी एग्री हुए कि जो हमारा पेरिस एग्रीमेंट है जो 2016 में हुआ था, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए और उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस आएगी, इस पे बारे में बात की गई। अब हम बात करते हैं कि
ये 2020 में ही क्यों आएगा? क्योंकि हमारा जो क्योटो प्रोटोकॉल है जो 2005 से 2020 तक चल रहा था, जिसमें से सिर्फ कनाडा ही एक ऐसी कंट्री है जो 2012 में विड्रॉल कर गई। अदरवाइज ये इसको क्योटो प्रोटोकॉल को एक यूनिवर्सल एग्रीमेंट माना जाता है क्लाइमेट चेंज पे। अब बात करते हैं पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट जो है 2015 में साइन हुई और ऑलमोस्ट 2016 में सारी कंट्री ने इसको रेक्टिफाई कर दिया। इसके रेक्टिफिकेशन का एक कंसेप्ट था, वो ये था कि जो रेक्टिफिकेशन 55 कंट्री करेगी, वो 55 कंट्री एटलीस्ट वर्ल्ड के जितने भी ग्रीन हाउस इमिशंस होते हैं उसका 55% वो ग्रीन हाउस गैस इमिशन उन 55 कंट्रियों द्वारा किया जाना चाहिए। जो पेरिस एग्रीमेंट है इसको सिर्फ 2 कंट्री ने अभी तक रेक्टिफाई नहीं किया है, वो ईरान है और टर्की है। और इसको 2020 फरवरी से लगाना था और बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस माइट बी ये सस्पेंड हो जाएगा। ऑलमोस्ट ऑलरेडी जो COP26 की मीटिंग है जो यूके में थी वो सस्पेंड कर दी गई है। और इंडिया का क्या कंसर्न था COP25 में? इंडिया ने कहा कि हम जो कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम उस पर वर्क करेंगे। एक कंसेप्ट है दोस्तों जो कार्बन मार्केटिंग का जो COP24 में निकल के आया। ये कार्बन मार्केटिंग क्या है? कार्बन जो एमिशन ट्रेडिंग है, ये एक एमिशन ट्रेडिंग है जो कार्बन डाइऑक्साइड के इक्विवेलेंट का ट्रेडिंग करती है फ्रॉम बायर और सेलर। इसमें मान लीजिए कि 2 कंट्री है, एक के पास ये राइट है कि वो थोड़ा सा इमिट कर सकती है कार्बन का और दूसरी कंट्री के पास राइट्स नहीं है इमिट करने का। तो जिसके पास राइट्स है उसको वो मॉनेटरी बेनिफिट दे के वो अपने राइट्स खरीद सकती है और वहाँ पे जाके वो कार्बन एमिशंस कर सकती है, जिससे कार्बन को बैलेंस किया जा सकता है। इसके बाद आता है तानबो आर्ट। पहले कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। जो हमारा तानबो आर्ट है ये अभी केरला में जो जो गुरुवयूर टेम्पल का जो एलिफेंट था जो 1976 में मर गया, उसको प्रेजेंट करने के लिए केरला के किसानों ने अपने खेतों में 3D प्रिंटिंग की थी जिसको तानबो आर्ट कहा जाता है। तो दोस्तों ये एक पैडी की कल्चर होती है, एग्रीकल्चर फील्ड होता है जिसमें पैडी को अलग अलग कलर में उगाया जाता है और इसको दूर से देखने पे ये एकदम एक फोटो या फिर 3D आर्किटेक्चर का एक फेस लगता है। इसी को टेंबो आर्ट कहते हैं और ये जापान में 3 डिकेटल एक मतलब 30 ईयर पहले शुरू हुई। स्पेशली इसमें जो मोनालिसा की पेंटिंग है, अदर्स जो पेंटिंग्स है वो जापान के जो पेटी राइस फार्मर्स हैं उनके द्वारा उगाई जाती है। तो चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक्स नेक्स्ट के लिए है। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।